आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, दो इफेक्ट बताए थे। आई इफेक्ट में क्या बताया गया था कि अगर कार्बन चेन के साथ कोई भी कार्बन के अतिरिक्त दूसरा परमाणु आकर के जुड़ता है, ठीक है ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से डिफरेंट है। विद्युत ऋणात्मकता बताइए। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन को? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। तो जब भी कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता या तो कार्बन से ज्यादा हो या कार्बन से कम हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस में वो एटम या तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है अगर वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो, ठीक है ना, और अगर वो कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक है तो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ पुश कर देता है। दोनों ही केसेस में कार्बन के ऊपर कुछ चार्ज क्रिएट होता है, कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और कार्बन क्या आएगा प्लस, ठीक है ना। ये जो बनाया जा रहा है सिंबल, इसको कहते हैं डेल्टा। इट सिग्निफाइज दैट द चार्ज इज नॉट वन। चार्ज जो है पूरा एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट से कम है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज क्योंकि एक से कम और जीरो से ज्यादा जितनी भी चीजें होंगी वो 1/समथिंग होगी, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें प्लस, इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव। समझ में आया? तो ये जो आई इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? अब यहीं पे ध्यान रखना है आपको कि आई इफेक्ट हमेशा किस बॉन्ड पे काम करता है? सिग्मा। सिग्मा एंड पाई बताया गया था आपको। जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सभी के सभी क्या होते हैं? सिग्मा। जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सभी सिग्मा बॉन्ड। और कहीं पे अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें एक सिग्मा होगा, बाकी जितने भी होंगे वो सभी पाई, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। आई इफेक्ट आपने पढ़ लिया। दूसरा था ई इफेक्ट। ई इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसमें क्या बताया गया था? इसमें हमने बात की थी कि जब भी किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड बनता है, वो पाई बॉन्ड क्यों बनता है बच्चों? मजबूरी, यानी जब उसके पास प्रॉपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। तो अगर पाई बॉन्ड बना रहा है कार्बन, लेकिन पाई बॉन्ड कैसा वीक है, तो हर कार्बन जो भी पाई बॉन्ड बना रहा है वो यही चाहता है कि हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या हो जाए? सिग्मा में कन्वर्ट हो जाए। इसके पास जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, अटैकिंग रिएजेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो सिग्मा बॉन्ड बना सकती है, ठीक है ना। जब भी इसके पास कोई सिग्मा बॉन्ड बनाने वाली चीज आती है, ये क्या करता है? तुरंत अपने पाई बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ करके अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है क्या बनाने के लिए? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया? ये जो घटना है बॉन्ड टूटने की जो घटना है, किसको देख करके? अटैकिंग रिएजेंट। यही क्या कहलाती है?
तो ये दोनों समझ में आ गए। अब आगे हम बात करेंगे, एक तीसरा इफेक्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव, इसके लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में अनुनाद पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जनरल सा। पहले अनुनाद समझिए, तब आपको अनुनाद प्रभाव समझ में आएगा। रेजोनेंस क्या होता है बेटा? रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपने मॉलिक्यूल डायग्राम बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, जिसको हम लुईस डायग्राम कहते हैं, लुईस चित्र। यदि एक ही अणु के एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हो तो ये घटना क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। अब पहले बताओ, लुईस संरचना बनानी आती है आपको? है? लुईस संरचना भी नहीं बनेगी। चलो बोलोगे नहीं, चुपचाप फटाफट में 5 मिनट बता रहा हूं लुईस संरचना कैसे बनती है। एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं। जैसे लुईस संरचना मान लीजिए हमें बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसकी बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला चरण क्या होगा इसमें? टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की गणना। ठीक है, 2 बना देते हैं, एक CO2 की और दूसरा CO3 डबल नेगेटिव। दोनों को समझिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। कैसे इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मतलब जो सबसे बाहरी कक्षा में मिलते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में। बताइए, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन की कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है ना? कितने ऑक्सीजन है बेटे? 2। कार्बन कितना है? 1। तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 12। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। समझ में आया? ऐसे इसमें, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन बताए आपने? 4। कितने कार्बन है? 1। ऑक्सीजन में कितने बताए? 6। कितने ऑक्सीजन है? 1। लेकिन अभी एक चीज और है, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और लिए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए किसी को, तभी तो पॉजिटिव आया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब कहीं से लिए। तो देखिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 ये हो गए, 22 तो यही हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लिए। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नहीं, 24।
18 4 22 और 2 24। ठीक है, समझ में आया? दूसरा स्टेप, arrange the atom and put one pair electron पहले एटम जितने भी हैं उनको अरेंज कर दो। एटम समझ लो, यानी परमाणुओं को अरेंज करो और उनके बीच में पहले एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। जैसे इसमें देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन। पहले एक एक पेयर, पेयर का मतलब कितने, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसमें से कितने यूज हो गए, 4 यूज हो गए ना, तो बचे कितने? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी परमाणुओं का ऑक्टेट भी पूरा हो जाए। आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इन्हीं का 12 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी परमाणुओं का ऑक्टेट पूरा हो जाए और इलेक्ट्रॉन भी ना बचे, वो 12 के 12 यूज होने चाहिए। फिर से सुनिए, you have 12 electrons remains now. Now you are going to arrange the electron in such a way that octet of all the atoms should be complete and no electrons remains unused. कोई भी ऐसा परमाणु के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचना भी नहीं चाहिए और ऑक्टेट भी सबका पूरा होना चाहिए। अब समस्या ये है कि हमें कैसे, देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है फिर भी ये पीछे बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर की चीज है और जब तक ये नहीं आएगा तब तक अनुनाद नहीं आएगा, और जब तक अनुनाद नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक आपकी आधी 50% ऑर्गेनिक नहीं आएगी। 50% कॉन्सेप्ट रिएक्शंस के आपको अनुनाद से स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी सब कुछ अनुनाद पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। 12 इलेक्ट्रॉन बचे, इन्हीं को अरेंज करना है, सबके 8 पूरे होने चाहिए। तो पहले तो हम ये आंकड़ा अंदाजा लगाएंगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर हम सबका 8 पूरा करें तो। जरा देखो, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए हैं दोनों बीच में, वो इस वाले एटम में भी काउंट होगा और ठीक है। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं भैया आपको? अच्छा, ऑक्टेट समझ लो, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब 8। तो 8 पूरा करने के लिए अभी कितना और चाहिए इसको? 6 चाहिए। इसके लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, कितने चाहिए? 6। इस कार्बन को देखो, 2 इधर है और 2 इधर है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अभी कितने और चाहिए? इस ऑक्सीजन से मिलिए, इसको कितने चाहिए? 6। टोटल कितने चाहिए? 16। और है कितने? 12। कितने की कमी पड़ी? 4 की कमी पड़ गई ना, 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे। तो इन चारों की जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं उन चारों की एक्स्ट्रा शेयरिंग करवा दी जाती है। शेयरिंग समझ लो, जैसे ये दोनों शेयर हो रहे हैं ना और ये दोनों भी शेयर हो रहे हैं, अभी 4 इलेक्ट्रॉन आपको और शेयर करने पड़ेंगे इसमें, तब जाके बात करेंगे। तो 4 कैसे शेयर करें? अब यहीं से रिजोनेंस शुरू होता है, यहीं से रिजोनेंस शुरू होता है। हमने कहा 4 इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा शेयरिंग करवानी आपको, ठीक है ना। अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 यहां शेयर करवा दो, 2 यहां शेयर करवा दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि चारों इलेक्ट्रॉन यही शेयर करवा दो,
इसी ऑक्सीजन के साथ। तीसरा ऑप्शन, चलो यहां शेयर कर दो, समझ में आया? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की, अच्छा ये बताओ बाई रूल अगर देखें तो इन तीनों में से कोई गलत नहीं है, क्योंकि रूल यही कहा है कि रूल तो यही कह रहा है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही उतने की एक्स्ट्रा शेयरिंग करवाओ। उन्होंने ये तो नहीं बताया बराबर बराबर शेयरिंग करवा लो, है ना? तो क्या इन तीनों में से कोई भी संरचना गलत साबित की जा सकती है? नहीं, तीनों सही। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी संरचनाएं संभव हुई? तीन। यही जो घटना है, यानी एक ही मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा संरचनाएं संभव हुई, यही घटना क्या कहलाती है? हाँ बोलिए, पूछ बेटा। सर ये नहीं समझ में आया, मुझे भी बताना है। ये यहां से समझो पहले। देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16 चाहिए थे और बचे कितने थे? 12। कितने की कमी पड़ी? 4 की। तो रूल ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है उतनों की एक्स्ट्रा शेयरिंग करना। तो इसका मतलब हमें 4 की शेयरिंग एक्स्ट्रा करवानी पड़ेगी। ये संरचना हमने पहले बनाई थी, हमने कहा 4 की शेयरिंग एक्स्ट्रा करवानी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को 2-2 एक्स्ट्रा दे दो, 4 की शेयरिंग होगी, या फिर चारों इलेक्ट्रॉन इसी के साथ शेयर करवा दो, एक ही जगह पे, या फिर चारों इलेक्ट्रॉन इसी एक जगह पे शेयर करवा दो। समझ में आया? तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी संरचनाएं संभव होगी? यही घटना क्या कहलाती है? अनुनाद। और बच्चों ये जो 3 अलग अलग संरचनाएं बन रही हैं इनको कहा जाता है कैनोनिकल्स। क्या कहा जाता है? कैनोनिकल्स। यहां लिख रहा हूं। और ये ध्यान रखना, ये जो कैनोनिकल्स होते हैं दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया, क्योंकि इस अकेले मॉलिक्यूल, इस अकेली संरचना से कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुण एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? तो इसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जब देखा गया तो ये पाया गया कि वास्तव में इसके जो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हैं ये कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज करते रहे। मतलब ये जो संरचना है ये ऐसी नहीं रहती, कभी ये वाली संरचना इसमें बदलती है, कभी इसमें बदलती है, फिर ये इसमें बदल जाती है। मतलब ये कंटिन्यू क्या होती रहती है? चेंज होती है। एटॉमिक लेवल पे जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, कौन से इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बंध बना रहे। देखो यहाँ 2 बंध बना हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बंध बन गए? 2। अच्छा जहां भी 2 बंध बनता है, अभी आपने क्या बताया था? एक सिग्मा और दूसरा पाई। तो जिन अणुओं में पाई बंध होता है, जिन अणुओं में पाई बंध होता है और पाई बंध लगातार बना होता है, अल्टरनेट पे बना होता है, उनमें पाई बंध अपनी पोजीशन चेंज होता रहता है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता रहता है। समझ में आया? ये जो घटना है इसी को कहा जाता है अनुनाद प्रभाव। क्या कहा जाता है? अब ऐसे CO3 डबल नेगेटिव का बना लेते हैं। पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एटॉमिक अरेंजमेंट करते हैं। कार्बन रहेगा बीच में, 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को पेरिफेरल में रखेंगे, एक एक पेयर पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन आपने
यूज किए 6 यूज हो गए, बचे कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। समझ में आया? अब अगर मैं फिर से लुईस रूल पे जाऊं तो हमें क्या करना है कि इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी परमाणुओं का ऑक्टेट पूरा हो जाए। सभी परमाणु मतलब एम्फेसाइज करना है ऑक्टेट। प्रेफरेंस किसको देना है? ऑक्टेट। सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अरेंजमेंट इस तरीके से करनी है कि सभी परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। ठीक है, पहले काउंट कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी? 2। कितने चाहिए? 6 और चाहिए। इसके लिए भी 6 और चाहिए, इसके लिए भी 6 और चाहिए, इसके लिए 2 और चाहिए कार्बन के लिए। समझ में आया? अरे इसमें 6 हो गए ना, 2 2 4 2 चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 18 थे और चाहिए कितने? 20। कितने की कमी पड़ गई? इन 2 की एक्स्ट्रा शेयरिंग करवानी पड़ेगी। अब यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास? 1 मिनट। थर्ड रो, हाँ जो पीछे देख रही है, खड़े बेटा। हाँ, इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा शेयरिंग करवानी है। कितने ऑप्शन है आपके पास? कहाँ करवा सकते? शेयरिंग समझ लो, टेंशन नहीं लेनी है, गलत बताना है। देखो मैं गलत बताना है, सही नहीं बताना। आराम से बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कौन बता सकता है? हाँ बताइए। सर 3 ऑप्शन है, या तो 4 दे सकता है एक ही, या फिर एक दे सकते हैं, हाँ। 2 एक दे सकते हैं। नहीं, एक नहीं, शेयरिंग ये ध्यान रख लेना। क्या नाम है आपका? पायल। ये ध्यान रख लेना कि जब भी शेयरिंग होगी जोड़े में होगी। फिर सर एक दे सकते इसके पास 3 ऑप्शन है। हैं। या तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दीजिए, या यहाँ कर दीजिए, या यहाँ कर दीजिए। इसका मतलब कितनी संरचनाएं संभव? 3 संरचना। एक कार्बोनेट की 3 संरचना। बैठ जाओ। एक कार्बोनेट की कितनी संरचनाएं संभव है? 3। तो ये जो तीनों बड़ी अलग अलग संरचनाएं, देखिए एक ये होगी, एक यहां डबल बॉन्ड बन जाए। अब मैं बॉन्ड के रूप में बना दे रहा हूं। और तीसरी कंडीशन क्या है? यह है। समझ में आया? ध्यान रखना, जिन परमाणुओं की संयोजकता लुईस संरचना में पूरी नहीं होती उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। देखो, इसकी संयोजकता पूरी होगी क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड बना है। इसकी एक ही पूरी हुई है, एक कम रहेगी ना, तो एक नेगेटिव चार्ज। इस पे भी एक, इसमें देखो, इस पे नेगेटिव, इसमें देखो, इस पे नेगेटिव और इसमें। समझ में आ गया? तो हो क्या रहा है? वास्तव में ये जो पाई बॉन्ड बना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये कभी यहां बन रहा है, कभी यहां बन रहा है, कभी यहां बन रहा है। मतलब अपनी एक जगह पे फिक्स नहीं है। पाई बॉन्ड कंटिन्यू क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, अपनी जगह बदल रहा है। यही घटना क्या कहलाती है? अनुनाद प्रभाव। क्या कहलाती है? इसका पता इसलिए लगा क्योंकि देखिए, जब मैं कार्बोनेट की संरचना सबसे पहले लुईस ने बताई कि भाई ये वाली संरचना होती है कार्बोनेट की, तो इस संरचना में जब आप देखेंगे तो एक डबल बॉन्ड है, बाकी दोनों सिंगल। तो डबल बॉन्ड की लंबाई कम होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की लंबाई, लेकिन जब इसको
कार्बोनेट की संरचना को देखा गया तो ये देखा गया कि इसके तीनों बंध की लंबाई एक जैसी है और ना वो डबल बॉन्ड के बराबर है ना वो सिंगल के बराबर है, जबकि दोनों के बीच में। तो जब लुईस से पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे बराबर हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने किसकी संरचना किसका दिया था कॉन्सेप्ट कि वास्तव में इस मॉलिक्यूल में या सभी मॉलिक्यूल्स में जिनमें पाई बंध होता है उनमें जरूरी नहीं कि पाई बंध जहां बना है वही हो, वो अपनी पोजीशन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ये घटना क्या कहलाता है? यही जो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यानी पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। समझ में आ गया? लुईस संरचना समझ में आई? वैसे तो बड़ी क्रिटिकल है, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वाली बताई है, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर के 4th यूनिट में लुईस संरचना बनाने का पूरा रूप दिया गया है और पूरी एक टेबल दी गई है। कम से कम 15-20 मॉलिक्यूल की लुईस संरचना बना के दिखा रखी है। अभी किताब खोलो, तुम्हारा जमीर जगे तो वो टेबल देखना, ठीक है। अब यही अनुमान हम दिखाते हैं आपको। जैसे आपने एक संरचना पढ़ी थी बेंजीन की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H6। इसमें भी देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इन 6 कार्बन में से 3 के बीच में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और बाकी तीनों के बीच में डबल। जहां भी डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। समझ में आया? अब मान लीजिए, जरा देखो, इस कार्बन को पाई बॉन्ड बनाना है। ये वाला जो कार्बन है ये पाई बॉन्ड बनाना चाहता है। समझ में आया? इसके पास दोनों ऑप्शन है। छह कार्बन है, छह कार्बन पाई बंध बनाना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास पाई बंध बनाने के लिए ये वाला कार्बन भी अवेलेबल है और ये वाला कार्बन भी अवेलेबल है, दोनों तरफ बना सकते। ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है इसके पास ये और ये 2 ऑप्शन है। इस वाले के पास इधर और इधर 2 ऑप्शन है। इस वाले के पास इधर या इधर 2 ऑप्शन है। ऐसे इस वाले के पास या तो इधर बनाएगा या, समझ में आया? अब दोनों ऑप्शन बना के दिखाता हूं। अगर ये वाला कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाए तो ये इसके साथ बना लेगा और ये पहला ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर ये कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड ना बना के इसके साथ बनाए तो ये वाला इधर बना लेंगे और ये वाला इधर बना लेंगे। समझ में आया? तो ये जो पाई बॉन्ड बना ये वास्तव में क्या हो रहा है? अभी मैंने क्या कहा था कि अपनी जगह चेंज करता रहता है, अपनी जगह चेंज करता